नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो दोस्तों, आप सभी का योगेंद्र साहू क्लासेस में स्वागत है। पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ हमारा पहला सवाल है, यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो उस विषय पर निर्णय कौन करेगा? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम सभाओं का संयुक्त सम्मेलन या सरपंच? ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर दो ग्राम सभा है, ये ए है, ये बी है। इन दोनों के मध्य किसी बात पर विवाद हो जाता है, किसी विषय पर, तो इन दोनों को साथ बुलाया जाएगा, एक संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी और सर्वसम्मति बहुमत से जो निर्णय लिया जाएगा वही अंतिम निर्णय होगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्राम सभाओं का संयुक्त सम्मेलन। देखिए, सम्मेलन कहा गया है, सम्मेलन नहीं। सम्मेलन का छोटा रूप होता है सम्मेलन, जिसको हम बैठक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज, नगर पालिकाएं, दल बदल या केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा? पंचायती राज जो है वो अनुसूची 11 से संबंधित है, नगर पालिका अनुसूची 12, दल बदल जो है अनुसूची 10 और केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा अनुसूची 7 से। तो हमें क्या पूछ रहे हैं? 12वीं अनुसूची। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नगर पालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के लिए संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता सर्वप्रथम किसे प्रतीत हुई? बलवंत राय मेहता समिति, जीवी के राव समिति, अशोक मेहता समिति या एल.एम. सिंघवी समिति? ध्यान रखिए, ये जो एल.एम. सिंघवी समिति है इसका गठन किया गया था 1986 में और इसी समिति ने पहली बार सिफारिश की थी कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक मंजूरी दी जाए, अर्थात संविधान में एक नया भाग जोड़ा जाए। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. का पूरा फॉर्म है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। एक और याद रखिएगा, 1988 में एक टुंगन समिति भी आती है, वो भी यही बात कहती है कि संवैधानिक मंजूरी दिया जाए। हमारे हिसाब से मोस्ट सुटेबल आंसर इस 4 ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश से लागू किया गया? नरसिंहन समिति, रंगराजन समिति, भूरिया समिति या अशोक मेहता समिति? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, भूरिया समिति। इस समिति का गठन किया गया था 1995 में और इस समिति की सिफारिश थी कि अनुसूची 5 में जो 10 राज्य दिए गए हैं उसमें जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके लिए अलग प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाए और इसी समिति के सिफारिश पर पेशा एक्ट 1996 जो है वो लाया गया था। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी, भूरिया समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? कलेक्टर, संभागीय आयुक्त के अनुमोदन के अधीन। अनुमोदन का मतलब ये होता है इसकी समर्थन लेना आवश्यक होगा, इसकी अनुमति लेना आवश्यक होगा। ऑप्शन बी क्या है? संभागीय आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अनुमोदन पर। ऑप्शन सी है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राज्य सरकार के अनुमोदन पर। ये ऑप्शन डी राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन पर। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी राज्य सरकार। याद रखिएगा, जब भी पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद होता है तो अंतिम निर्णय जो है वो राज्य सरकार लेता है, लेकिन केंद्र सरकार की अनुमति जो है वो आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार निम्न अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है। अभिकर्ता का मतलब होता है एजेंट, याद रखिएगा, एजेंट। चुनाव अभिकर्ता, लेखा अभिकर्ता, प्रचार अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता, गणना अभिकर्ता या मुख्य अभिकर्ता? चुनाव अभिकर्ता की नियुक्ति की जा सकती है, मतदान अभिकर्ता की और गणना अभिकर्ता की नियुक्ति जो है की जा सकती है। इनकी नियुक्ति जो है वो नहीं की जा सकती। तो हमारा कौन सा सही है? पहला, चौथा और पांचवा देखते हैं। पहला, चौथा और पांचवा, ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरपंच के विषय में सही क्या है? स्टेटमेंट दिए गए हैं और लास्ट में ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों, आजकल जैसा कि हम जानते हैं पीएससी में स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन जो ज्यादा आ रहे हैं, तो इसका प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए। पहला है, उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
सरपंच के विषय में ये सही है, सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। सेकंड क्या स्टेटमेंट है, उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, ये भी सही है, सरपंच को प्रत्यावर्तित भी किया जा सकता है। तीसरा है, सदस्यों की मांग पर यदि सरपंच 3 अवसर पर भी ग्राम पंचायत की बैठक नहीं बुलाया तो उसे पदच्युत किया जा सकता है, ये भी सही है। यदि 3 अवसरों पर ग्राम सभा में गणपूर्ति के लिए वह असफल होता है तो उसे पदच्युत किया जा सकता है। देखिए 3 अवसर नहीं 5 अवसर दिए जाते हैं, किसमें, ग्राम सभा की बैठक में, और तब भी वो गणपूर्ति जो है नहीं ला पाता है तो उसको हटाने का जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो जाता है, तो ये तो गलत है। कौन कौन सा सही है हमारा, पहला दूसरा तीसरा, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के विषय में सही क्या है। स्टेटमेंट है काफी सारे, हमको देखना है कि कौन कौन सा सही है। एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, ये सही है, पंचायत चुनाव में एक जिला निर्वाचन अधिकारी होगा और इसको कौन नियुक्त करता है, राज्य निर्वाचन आयोग। एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी करता है, ये भी सही है। देखिए जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उसको नियुक्त कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग। उसके बाद आता है रिटर्निंग अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी को कौन नियुक्त करेगा, या तो राज्य निर्वाचन आयोग या फिर जिला निर्वाचन आयोग। किसकी सहमति से, राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति से। उसके बाद जो ये रिटर्निंग अधिकारी है वो 2 अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, पीठासीन अधिकारी और मतदाता अधिकारी, ठीक है। नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकते हैं, ये सही है, नायब तहसीलदार जनपद पंचायत तक रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, ये भी सही है। नायब तहसीलदार जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, ये गलत है। जिला निर्वाचन अधिकारी ही एकमात्र रिटर्निंग अधिकारी हो सकते हैं, ये भी गलत है। तो हम देखें तो पहले से लेकर 6वां तक सही है, तो ये ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मतलब सही जोड़ी मिलाना है, जो हम बचपन में मिलाया करते थे, इस तरीके के क्वेश्चन आते थे ना। क्या है, जनपद पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तालुका परिषद और आंचलिक परिषद, और इधर क्या दिया गया है, अलग अलग राज्य, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब हमको देखना है कि खंड स्तर पर कौन कौन सा राज्य जो है एक दूसरे से सम्मिलित होते हैं, सुमेलित होते हैं। जनपद पंचायत ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होता है, तो ये मध्य प्रदेश वाला ऑप्शन है। क्षेत्र पंचायत के लिए उत्तर प्रदेश है। तालुका परिषद के लिए है गुजरात, और पश्चिम बंगाल के लिए लास्ट है आंचलिक परिषद। तो हम देखते हैं कौन कौन सा सही है। ए का है तीसरा, बी का है चौथा, देखते हैं ए का तीसरा, बी का चौथा, ये ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही क्या है। स्टेटमेंट दिया गया है, हमको देखना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ग्राम पंचायत की गणपूर्ति कुल पंचों का 1/2 होता है। देखिए ग्राम पंचायत जो होता है ना, उसके लिए 1/2 गणपूर्ति चाहिए, मतलब 50%। जिला पंचायत और जनपद पंचायत के लिए 1/3 चाहिए होता है, और जो ग्राम सभा होता है उसके लिए चाहिए होता है कुल सदस्य का 1/10, और इस 1/10 में 1/3 महिला होनी चाहिए, ये याद रख लेना। अब देखते हैं हम, ग्राम पंचायत के लिए 1/2 सही है ये, जनपद पंचायत के लिए 1/3 ये भी सही है, गणपूर्ति की बात कर रहे हैं। जिला पंचायत की गणपूर्ति कुल सदस्य का 1/4 ये गलत है, 1/3 चाहिए होता है। ग्राम पंचायत की गणपूर्ति के लिए कुल पंचों का 1/3 हम देखेंगे कि 1/2 आवश्यक होता है, मतलब 50%। नेक्स्ट है जनपद पंचायत की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य का 1/2 ये गलत है, 1/3 आवश्यक होता है। जिला पंचायत की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य का 1/3 ये भी सही है। तो कौन कौन सा सही हो गया हमारा, पहला ए, बी और एफ है क्या, ऑप्शन सी है ए, बी और एफ, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या सही है, बहुत सारे स्टेटमेंट है, देखते हैं क्या सही है। एक मतदाता पंच और सरपंच का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, बिल्कुल सही है। देखिए इसका एक ट्रिक याद रखिए, कोई भी जो व्यक्ति है ना, मान लेते हैं ये ए व्यक्ति है, वो 2 अलग अलग पदों के लिए लड़ सकता है, लेकिन 2 अलग अलग क्षेत्र से एक पद के लिए नहीं लड़ सकता है। मतलब कोई जैसे कि ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहा है कोई एक व्यक्ति, तो वो अलग अलग ग्राम पंचायत से नहीं लड़ सकता है, समझ में आ रहा है, लेकिन 2 अलग अलग पद से लड़ सकता है। वो अगर ग्राम पंचायत के लिए लड़ रहा है तो वो पंच के लिए भी लड़ सकता है। तो अब देखते हैं इसका, और सेकंड वाला, एक मतदाता 2 वार्ड से
पंच का चुनाव लड़ सकता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। मैं बोली ना, दो अलग अलग वार्ड से, दो अलग अलग क्षेत्र से, दो अलग अलग ग्राम पंचायत से नहीं लड़ सकता है, ये गलत हो जाएगा। एक मतदाता दो ग्राम पंचायत, गलत, दो ग्राम पंचायत से सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता है। एक मतदाता सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। एक मतदाता बिल्कुल दो अलग अलग पदों के लिए चुनाव जो है वो लड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मतदाता जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। दो अलग अलग पोस्ट हैं तो चुनाव जो है वो लड़ सकता है। एक मतदाता दो निर्वाचन क्षेत्र से जनपद पंचायत का सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। दो निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र हो गया, नहीं लड़ सकता। एक मतदाता दो निर्वाचन क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है, फिर से दो निर्वाचन क्षेत्र हो गया, नहीं लड़ सकता। एक मतदाता सरपंच और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है, दो अलग अलग पद के लिए लड़ रहा है तो लड़ सकता है। देखते हैं अब कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, चौथा, पांचवा और आठवां है क्या? ये है पहला, चौथा और पांचवा और आठवां, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विधान छत्तीसगढ़ में वर्तमान पंचायत प्रणाली का आधार बनाता है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, या छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995, छत्तीसगढ़ पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियां और कार्य नियम 1995, या छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत सचिव की शक्तियां और कार्य नियम 1999। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 जो है ये सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। सूची एक में हमको अनुच्छेद दिया गया है, सूची दो में हमको उससे संबंधित प्रावधान दिए गए। ये क ख ग घ को हम ए बी सी डी भी लिख लेते हैं, ए बी सी डी। अब देखते हैं कि सही क्या है। देखिए 243 ए जो होता है ना, वो ग्राम सभा के बारे में बताता है, संविधान का भाग 9 है, ठीक है। 243 बी जो है वो पंचायतों के गठन के बारे में बताता है, तो पंचायत का गठन यहाँ पर है। 243 सी जो है वो पंचायतों की संरचना के बारे में बताता है, तो ये है पंचायतों की संरचना। और 243 डी जो है वो सीटों के आरक्षण के बारे में बताता है, तो ये ऑप्शन डी। देख लेते हैं, पहले का है डी और दूसरे का है सी, अगर ऐसा कुछ है क्या? पहले का डी दूसरे का सी, ये इस तरीके से मिलाया गया, पहले का डी दूसरे का सी और तीसरे का क्या है? ए और चौथे का क्या है? बी। तो ये नंबरिंग चेंज हो गया, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक में अनुच्छेद दिया गया है, सूची दो में उससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और हमको ये सही ऑप्शन जो है वो चुनना है। ई किस बारे में बताता है? ई जो है वो कार्यकाल के बारे में बताता है, तो ये है पंचायतों का कार्यकाल। एफ जो है वो निर्भरताओं के बारे में बताता है, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, तो ये बी है। जी किस बारे में बताता है? पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व, ये भी सब मिला हुआ ही है इसमें। और 243 एच किसके बारे में बताता है? पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और पंचायतों की निधियां। तो बिल्कुल सही है ये, मतलब सीक्वेंस में ही जमा हुआ है, ए बी सी डी। कौन सा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सही जोड़ी मिलाओ, देखते हैं। वही अनुच्छेद और प्रावधान। 243 आई किसके बारे में बताता है? जे किसके बारे में? के और एल। आई बताता है राज्य वित्त आयोग के गठन के बारे में, तो इसका ये आ जाएगा। जे किसके बारे में बताता है? जे है जो लेखाओं का संपरीक्षण, ऑडिटिंग के बारे में बताता है। के जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है, तो ये सही हो जाएगा इसका 3। और लास्ट जो एल है वो यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताता है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ये पहला। देखते हैं फिर क्या सही है। ए का चौथा, बी का दूसरा है क्या? ए का चौथा, बी का दूसरा। अब बाकी भी देखना हमको। तीसरे का है पहला, तीसरे का है तीसरा और चौथे का है पहला। तीसरे का तीसरा, चौथे का पहला, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है? स्टेटमेंट दिए गए हैं, अपन को देखना है कि कौन सा सही है। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता जो है वो सरपंच करेगा, सही बात है। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करता है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है। सरपंच और उप सरपंच दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता करता है। देखिए वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है, ये गलत है। दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा, ये भी गलत है।
सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्य के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। ये सही होता है। देखिए, जितने भी लोग उपस्थित होते हैं ना, जितने भी पंच, उसी में से किसी एक को अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया जाता है। ग्राम सभा की बैठक है तो आम जनता होती है, आम जनता में से ही किसी एक को चुन लिया जाएगा और वो जो आम जनता होती है वो केवल उसी बैठक के लिए होगा। ठीक है, उसी बैठक के लिए वो अध्यक्ष चुना जाएगा। जब नेक्स्ट बैठक आएगा तो फिर से वो सरपंच और उप सरपंच ही अध्यक्ष होंगे। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेगी, ये भी गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और पांचवा। पहला, दूसरा और पांचवा, ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? जिला पंचायत का अध्यक्ष का निर्वाचन जिला पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के पदेन सदस्य, जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य या जिले के ग्रामीण मतदाता। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य। देखिए, जिला पंचायत में दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित और दूसरा पदेन। पदेन सदस्य और निर्वाचित सदस्य दोनों जो है वो बैठक में बैठ सकते हैं, मीटिंग में बैठ सकते हैं, सम्मेलन में, लेकिन वोट देने का अधिकार केवल निर्वाचित सदस्य को ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा के सदस्यों के रूप में कौन पंजीकृत हो सकता है? ग्राम सभा का सदस्य पूछ रहे हैं। समस्त वयस्क पुरुष, पुरुष क्यों? ये गलत है। समस्त वयस्क स्त्रियां, ये भी गलत है। ग्राम में रहने वाले सभी व्यक्ति, सभी व्यक्ति में पुरुष, स्त्री, बच्चे सब आते हैं, तो ये भी गलत है। ग्राम सभा में रहने वाला व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अर्हता रखता है, ये बिल्कुल सही है। इनमें से कोई नहीं, ये छोड़िए। देखिए क्या बोल रहे हैं, ग्राम सभा के सदस्य, तो याद रखिए उस क्षेत्र के 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति जो वोट देने का अधिकार रखता है, जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, वो सभी व्यक्ति जो है वो ग्राम सभा का सदस्य होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंड और जिला पंचायत की सीमा में परिवर्तन की अधिकारिता कौन जारी करता है? राज्यपाल, राज्य चुनाव आयोग, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी। तो देखिए, खंड और जिला पंचायत की सीमा में परिवर्तन करना है या फिर किसी भी क्षेत्र को ग्राम पंचायत गठित करना है, घोषित करना है, तो ये सब की अधिसूचना जारी करने का काम जो है वो राज्यपाल का होता है। याद रखिएगा, अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या जो है वो मिनिमम 1000 है तो यहाँ पर ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है। मिनिमम 5000 है तो जनपद पंचायत, और मिनिमम 50,000 है तो वहां पर जिला पंचायत का गठन किया जा सकता है। और अधिसूचना कौन जारी करता है इसके लिए? राज्यपाल। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा है? किसकी परिभाषा पूछ रहे हैं? ग्राम सभा की सही परिभाषा देखते हैं हम कौन सा है। राज्यपाल द्वारा विनिर्दिष्ट स्तर। बी है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की संस्था। पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र, या फिर ग्राम पंचायत पर पंचायत के क्षेत्र में भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक प्रणाली में पंजीकृत व्यक्तियों से बना निकाय। अगर आप इस चारों में देखोगे तो सबसे सही ऑप्शन लगेगा आपको ऑप्शन डी। ग्राम सभा कैसे गठन किया जाता है इसका? ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर कोई भी व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, उनसे मिलकर बनता है ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद पंचायत के सदस्य के विषय में सही क्या है? देखिए, आपको काफी सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें देखना है सही क्या है। पहला है, निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, ये भी बिल्कुल सही है। निर्वाचन क्षेत्र से जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो जनपद पंचायत के सदस्य कहलाते हैं। दूसरा है, राज्य विधानसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो निर्वाचन क्षेत्र से पूर्णतः या अंशतः खंड के भीतर पड़ते हैं, निर्वाचित हुए हैं, ये भी सही है। देखिए, इसका एक तरीका याद रखिए, जनपद पंचायत सदस्य जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निर्वाचित, जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो जनपद पंचायत के सदस्य होंगे, और दूसरा होता है पदेन सदस्य। पदेन सदस्य में कौन कौन होता है? उस क्षेत्र के एमपी, उस क्षेत्र के एमएलए, और अगर जनपद पंचायत बोल रहे हैं तो जितने भी ग्राम पंचायत के सदस्य हैं ना, ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, उन ग्राम पंचायत के सरपंच का 1/5 भाग, मतलब 20%। ये याद रखिए आप लोग, ठीक है। ये सभी जो होंगे वो जनपद पंचायत के सदस्य होंगे। अब तीसरा देखते हैं,
राज्य विधानसभा का ऐसा सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र उस खंड के नगरीय क्षेत्र में पड़ता हो। भाई नगरीय क्षेत्र कैसे होगा, नगरीय क्षेत्र तो नहीं हो सकता ना, ग्रामीण क्षेत्र होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच, देखिए समस्त ग्राम पंचायत के सरपंच नहीं होते हैं, केवल सभी सरपंच, कुल सरपंच का 1/5 भाग मतलब 20% होता है, और ये 1 साल के लिए होता है, ठीक है, 1 साल के लिए। 1 साल बीतेगा फिर अगला 1/5 भाग, इस तरीके से 5 साल में ये चक्रीय क्रम में चलता जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त ग्राम पंचायत का 20%, बिल्कुल सही है, 1/5 भाग, ये सही है। जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थित लोकसभा राज्यसभा के सदस्य किस सदस्य नगरीय क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के, क्या है, ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, तो ये भी गलत है। कौन कौन सा सही है, पहला, दूसरा और पांचवा है क्या, ये यहाँ पर है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में कौन वोट दे सकता है। अध्यक्ष का चुनाव है, वोट देने का अधिकार किसके पास है। जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य दे सकते हैं, विधायक जो जिला पंचायत की पदेन सदस्य हो नहीं दे सकते, सांसद जो जिला पंचायत के पदेन सदस्य हो नहीं दे सकते, जिला पंचायत अध्यक्ष जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य नहीं दे सकते। सेम याद रखिए, जिला पंचायत में भी 2 प्रकार के ही सदस्य होते हैं, एक होता है निर्वाचित और दूसरा होता है पदेन। जो निर्वाचित सदस्य हैं वो वोट दे सकते हैं, पदेन सदस्य वोट देने का अधिकार नहीं रखते हैं, लेकिन बैठक में, सम्मेलन में दोनों जो है भाग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अध्यक्ष का चुनाव करना है, वोट करना है, मतदान करना है, तो केवल निर्वाचित सदस्य को ये अधिकार है, पदेन सदस्यों को वोट देने का अधिकार नहीं होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए ही बस सही है, बाकी सब सही है इसका, तो इसका सही क्या है, ऑप्शन ए फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी इकाई अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व में नहीं पूछ रहे, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के, छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है, तहसील पंचायत नहीं है, जिला पंचायत भी है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप सरपंच बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं में कौन सा गलत है, कौन सा गलत है पूछ रहे हैं ना, कौन सा नहीं है। आवेदक संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो, ये तो सही है। ऐसा आवेदक का पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि उप सरपंच बनने के लिए भू संपत्ति होना जरूरी है, ये हटा देते हैं अपन इसको। ऐसा आवेदक किसी को कोऑपरेटिव समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ना हो, ये भी सही है। आवेदक पंच बनने की योग्यता रखता हो, ये भी तो सही है। देखिए उप सरपंच होता कौन है, और एक्चुअली में वो पंच ही तो होता है, पंचों में से ही तो एक को उप सरपंच के रूप में चुना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत है पूछ रहे हैं ना, तो ये बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्राम पंचायत में सरपंच के पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाने के बाद पंचायत का विशेष सम्मेलन कौन बुलाता है। कौन बुलाएगा विशेष सम्मेलन, उप सरपंच, पंचायत सचिव, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है पंचायत सचिव। देखिए पंचायत सचिव जो है ना वो प्रथम बैठक भी बुलाता है, उसके बाद बैठक बुलाने का काम जो है वो सरपंच ही करता है, लेकिन यदि सरपंच के पद अचानक से रिक्त हो जाए तो फिर ये काम किसके पास आ जाएगा, पंचायत सचिव के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत में निर्वाचित सदस्यों के अलावा कौन सदस्य होते हैं। देखते हैं कौन है, क्या पूछ रहे हैं, कौन, नामांकित सदस्य, पदेन सदस्य, राज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य, अल्पसंख्यक सदस्य या इनमें से कोई नहीं। निर्वाचित सदस्यों के अलावा और कौन सदस्य होता है, पदेन सदस्य। पहले ही हम देख चुके हैं 2 तरह के सदस्य होते हैं ना, एक निर्वाचित सदस्य और दूसरा पदेन सदस्य, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों आप योगेंद्र साहू क्लासेस का एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको सीजीपीएससी, सीजी व्यापम से संबंधित सारे कोर्स की जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसकी अयोग्यता पूछ रहा है, ग्राम पंचायत सदस्य की अयोग्यता, स्टेटमेंट के फॉर्म में है ये। यदि संबंधित पंचायत सदस्य पंचायत के अधीन लाभ का पद धारण करता है या सरकारी सेवा में है, देख लीजिए लाभ का पद धारण कर रहा है, सरकारी सेवा में है,
या भ्रष्टाचार के लिए उसको सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। तो ये तो अयोग्यता हो गया ना, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये तो सही ही है। यदि संबंधित पंचायत सदस्य के आवास में एक फ्लश शौचालय नहीं है, देखिए फ्लश शौचालय होना आवश्यक है, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये भी सही है। यदि संबंधित पंचायत के सदस्य ने पंचायत या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है, तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अतिक्रमण किया है उसने सरकारी और पंचायत भूमि पर, ये भी सही है। यदि संबंधित पंचायत सदस्य ने सहकारी बैंक से ऋण लिया है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ये इसके कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यदि संबंधित पंचायत सदस्य ने अंतरधर्मी विवाह की, उसकी मर्जी, वो कहीं भी विवाह करे, किसी से भी करे, तो ये तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जरूरी नहीं है। तो कौन सा योग्यता के संबंध में सही है? पहला, दूसरा और तीसरा देखते हैं, है क्या? ये है यहाँ पर केवल कथन 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नानुसार उल्लेखित में से कौन सा कृत्य ग्राम पंचायत के कृत्य में सम्मिलित नहीं है? मतलब कौन सा काम, कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? स्वच्छता और सफाई, ये तो है। ग्रामीण सड़कों एवं पुलों का निर्माण और उसका अनुरक्षण, ये भी है। कानून व्यवस्था बनाना ग्राम पंचायत का काम नहीं है भाई। जन्म मृत्यु विवाह के पंजीयन संबंधी अभिलेख का निर्धारण, ये तो है। कौन कौन जो है पैदा होता है, कौन से बाबा की मृत्यु हो गई, विवाह किसका विवाह होता है, उसका रजिस्ट्रेशन, ये सब जो है ग्राम पंचायत का कार्य है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, कानून व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट वाला है ये भी। पंचायत चुनाव में नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी के द्वारा क्या संलग्न करना अनिवार्य है? देखिए एक सिंपल सा चीज याद रखिए, एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। जैसे कि अगर पंच है तो उसको ना तो स्व घोषणा पत्र देना है साथ में, ना ही उसको शपथ पत्र देना है, केवल नॉमिनेशन फॉर्म और जमानत राशि, ठीक है। अब हम देखते हैं सरपंच। सरपंच जो है वो स्व घोषणा पत्र देगा, स्व घोषणा पत्र देगा, क्या नहीं देगा? वो शपथ पत्र नहीं देगा। और जो जनपद और जिला पंचायत सदस्य के लिए जो चुनाव लड़ेगा, वो जो है शपथ पत्र देगा, स्व घोषणा पत्र नहीं देगा। अब ये तीन चीजें याद रख लिया ना, तो ये बन जाएगा। पंच पद के लिए स्व घोषणा पत्र नहीं है जरूरी, सरपंच पद के लिए स्व घोषणा है जरूरी, जनपद पंचायत के लिए स्व घोषणा नहीं, जिला पंचायत के लिए स्व घोषणा नहीं, पंच पद के लिए शपथ ना, सरपंच पद के लिए ये भी नहीं, जनपद पंचायत के लिए शपथ पत्र चाहिए, जिला पंचायत पद के लिए शपथ पत्र ये भी चाहिए। और है क्या? नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा, छठवा, दूसरा, सातवां और आठवां है क्या? दूसरा, सातवां और आठवां, ये है दूसरा, सातवां और आठवां। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव में प्रतिभूति निक्षेप की राशि अभ्यर्थी को वापस कर दी जाएगी, मतलब कि जमानत की राशि कौन कौन से कंडीशन में वापस कर दी जाएगी? ऑप्शन दिए गए हैं, स्टेटमेंट में चुन लीजिए कौन कौन सा सही है, ठीक है। उसका नाम चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची में दर्शित ना हो, सही है। देखिए छटनी वटनी हो गया है, उसके बाद उम्मीदवार की सूची जारी की जाती है कि कौन कौन चुनाव लड़ेगा। अब उस बेचारे का नाम उम्मीदवार की सूची में ही नहीं दिया गया है, तो जमानत राशि तो वापस करनी पड़ेगी ना, तो ये तो सही हो जाएगा। यदि मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो भी उसको जमानत राशि वापस की जाएगी, लेकिन मृत्यु जो है वो मतदान के पूर्व होना चाहिए, मतदान के पश्चात नहीं। यदि उसे कुल मत का 1/6 भाग मत में प्राप्त हो, तब भी उसको जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। यदि वह चुनाव के 9 माह पूर्व वापसी का दावा करता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है क्या? ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरपंच कैसे अपने पद से हटाया जा सकता है? स्टेटमेंट दिया गया है, हमको चुनना है कि कौन सा सही है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, प्रत्यावर्तन द्वारा हटाया जा सकता है, जब वह ग्राम पंचायत की बैठक ना बुलाए, ये कुछ स्टेटमेंट जम नहीं रहा है, इसको हटा देते हैं। जब ग्राम पंचायत की बैठकों में 3 बार गणपूर्ति ना हो, ग्राम पंचायत की बैठक में 3 बार गणपूर्ति ना हो, देखिए ग्राम पंचायत की बैठक में 3 बार मौका दिया जाता है और ग्राम सभा की बैठक में 5 बार मौका दिया जाता है, तो ये भी सही है। ग्राम पंचायत की बैठकों में 3 बार गणपूर्ति ना हो, जब ग्राम सभा की 3 लगातार बैठकों में गणपूर्ति ना हो, तो ध्यान रखिएगा 5 बार मौका दिया जाता है, तो ये तो गलत है। जब ग्राम सभा की बैठकों में उसका अधिक विरोध हो, ये भी कोई सही नहीं है। तो कौन सा सही है? पहला, दूसरा और चौथा,
पहला दूसरा चौथा है क्या? ऑप्शन सी पहला दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पंचायतों के मध्य विवाद की दशा में विवाद का निपटारा अंततः किसके द्वारा किया जाता है? ये हम देख चुके हैं कि दो पंचायतों के मध्य यदि विवाद होगा तो विवाद का निपटारा कौन करेगा? राज्य शासन करता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणपूर्ति के विषय में सही क्या है? जिला पंचायत गणपूर्ति 1/3 सदस्यों से होती है, ये भी सही है। जनपद पंचायत की गणपूर्ति 1/3 सदस्यों से होती है, ये भी सही है। ग्राम पंचायत की गणपूर्ति जो है वो 1/4 सदस्यों से होती है। देखिए, ग्राम पंचायत के लिए चाहिए होता है 1/2 50%। ग्राम सभा की गणपूर्ति जो है 1/4, ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए चाहिए होता है कुल सदस्य का 1/10 और उसमें से महिला होनी चाहिए 1/3। तो ये जो है वो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के संबंध में क्या सुमेलित नहीं है? सरपंच को प्रत्यक्ष चुना जाता है, उप सरपंच को अप्रत्यक्ष चुना जाता है, जनपद पंचायत अध्यक्ष इसे भी अप्रत्यक्ष चुना जाता है, जिला पंचायत अध्यक्ष इसे भी। तो क्या सुमेलित नहीं है? सरपंच। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सरपंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट फॉर्म में है ना ये। एक व्यक्ति जो पंचायत में किसी पद के लिए निर्वाचित हुआ है, किस आधार पर वह पद से हटाया जा सकता है? देखिए, पंचायत के किसी पद के लिए निर्वाचित हुआ है, अब उसको हटाने की प्रक्रिया के लिए पूछ रहे हैं। वह साक्षर नहीं है और उसका उम्र जो है वो 40 वर्ष है। तो ध्यान में रखिए, यदि कोई व्यक्ति जो है वो 30 वर्ष से कम उम्र का है, 30 वर्ष से कम उम्र, तब उसके लिए साक्षरता अनिवार्य है, तब उसको साक्षर होना अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन अगर वो 30 साल से ऊपर का है तो उसके लिए साक्षर होना अनिवार्य नहीं है। ये तो गलत हो गया। पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसाय के रूप में उसने नियोजन स्वीकार कर लिया है। विधि व्यवसाय मतलब समझ रहे हो, लॉ प्रोफेशन। अगर वो पंचायत के विरुद्ध ही कोर्ट में जाता है तो भी उसको पद से हटाया जा सकता है, ये भी सही है। वह पंचायत की 3 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है, ये भी सही है। वह पंचायत के प्रस्तावों का हमेशा विरोध करता है, इसका कुछ तुक नहीं बन रहा। वह 6 माह में आधे से अधिक पंचायत की बैठकों में अनुपस्थित रहता है, ये भी सही है। उसने किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है, तब भी उसे हटाया जा सकता है। तो कौन सा सही हो गया? दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठवा। दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठवा, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपका अगर कोई पॉजिटिव ओपिनियन हो तो प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे लोगन सब केंद्र और राज्य सरकार में सफल हुई। 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ में में हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आया। तो हर तरह अपन सरकारी नौकरी छोड़ के अपने भविष्य पर पूरी तरह समर्पित है। सरकारी नौकरी करना चाहत हो तो गूगल पे तो योगेंद्र साहू क्लास 6 ऐप डाउनलोड कर